तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए एक और मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को टारगेट कर रहा है। फरवरी में आपका एग्जाम है और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और प्रतिदिन आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा के बताते हैं। तो चलिए, आज भी हम अपने 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर 0.5 प्लस 0.3 का मान क्या है? एक्चुअल में वो 0.5 नहीं है, वो 0.5 पर बार है। 0.5 पर बार प्लस है 0.3 पर बार। ठीक है, वहाँ पे बार हम लगा नहीं पाए, तो इसलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 0.5 पर बार प्लस 0.3 पर बार का मान बताना है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि अगर एक एक अंक पर दशमलव के बाद बार लगा हुआ है तो उसको जोड़ देना चाहिए। तो 5 और 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। 8 पर अब इस तरीके से मान लेते हैं हम बार लगा हुआ है, तो जो बार होता है उसको हटाने के लिए हम लोग उसके बटे में क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। यानी जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, 8/9, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी 8/9 आपका सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा दिए हैं, आप पढ़ते रहिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि अ, एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। यदि वह 30% की छूट देता है तो हानि प्रतिशत कितना है? समझिए, ऐसे में अंकित मूल्य 40% क्या करता है, क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है, तो +40 है, और उस पर डिस्काउंट जो देता है वो 30% का देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, फार्मूला लगाया जाता है आपका a माइनस बी माइनस ए बी बटा के 100, और यहाँ पर प्रतिशत। अगर प्लस में आता है तो मान हमारा हो जाएगा लाभ का, और अगर माइनस में आता है तो यही क्या हो जाएगा, आपका हानि हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 30 माइनस 40 गुणित 30/100, और यहाँ पर हम देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 4×3 12, 12 को अगर हम 30 में जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ता है, तो 12 को अगर हम 30 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। तो 40 माइनस 42 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2, और यहाँ पर लग जाएगा प्रतिशत, यानी उसको घाटा लगा है 2% का। तो आप देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है 2%, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लग चुका है, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। यदि उसे 46% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब उसे 46% मिले तब पर भी वो 5 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम कितने अंक हैं? तो मान लेते हैं कि परीक्षा में अधिकतम n अंक है। अगर n अंक का 21% मिल जाता, तब वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? तब वह फेल हो जाता है आपका 25 अंकों से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, +25 ऐड कर देंगे, यानी 25 दे देंगे उसको ताकि वो पास हो जाए। ठीक है, और उसके बाद ये किसके बराबर होगा, तो अगर अब दूसरी बार वो परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, कितने का, यन का, तो यन का उसको 46% मतलब 46/100 कर देते हैं। अब वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। अब वो जब फेल होगा, उसमें कितने अंक की कमी रह गई, 5, तो 5 दे देते हैं ताकि दोनों बार क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। आप देखिए कि 21, इसको अगर गुणा करा देंगे तो 21 n/100 हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे,
यानी हम लोग 46 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे 25 बचेगा। ये हो जाएगा n गुणे 25/100 बराबर। अब ये जो 5 है इसको इस तरफ लाएंगे तो 25 में से 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 20। अब जब आप जानते हो कि 25 चौका 100 होता है और 20 चौक 80, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो जो परीक्षा में अधिकतम अंक था हमारा वो कितने का था? 80 अंक का था। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 80, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है, तो डिस्काउंट प्रतिशत कितना है, यानी छूट प्रतिशत कितना है? तो समझिए, सबसे पहले मान लीजिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दिया नहीं है तो मान लीजिए 100। ठीक है, अंकित मूल्य को कितना मान लेंगे आप? 100 मान लेंगे। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य का 1/4, तो अंकित मूल्य का 1/4 अगर निकालेंगे तो 4 × 25 हम 100 होता है। कुल मिला जुला कर कितना हो गया? 25 हो गया। अंकित मूल्य का 1/4 मतलब 25 कितने के बराबर है? विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है। अब विक्रय मूल्य हमें नहीं पता तो हम लिख देंगे विक्रय मूल्य। अब इस विक्रय मूल्य का हम लोग 2/3 निकालते हैं तो ये अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर हो जाएगा, जिसका मान आप लोग निकाले हैं 25। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तिर्यक गुणा करा देंगे तो जो विक्रय मूल्य निकल कर आया वो निकल कर आएगा 25×3=75, और ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, यानी 75/2। अब आपको अंकित मूल्य पता है, कितना पता है? 100 रुपया आपने अपने से माना था। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 75/2। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? तो आप जानते हो कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है डिस्काउंट निकालने का। तो यानी 100 में से हम लोग 75/2 को घटाएंगे तो जो आएगा वो डिस्काउंट आएगा। अगर ये प्रतिशत में दिया है तो हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गुणा करवा देते हैं। 100 दूना 200, 200 में से 75 को घटाएंगे, यानी 100 में से 75 को घटाते हैं तो 25 मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 125 बटा हो जाएगा 2। अब अगर इसका प्रतिशत निकालें तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर गुणे 100 और यहाँ पर प्रतिशत और बटा क्या करना पड़ेगा? 100। तो आप जानते हो 100 से 100 तो खत्म हो जाएगा, और 125 को अगर हम आधा कर देंगे, यानी 125 का हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2×6=12, 2×2=4, 2×5=10, 62.5, और यहाँ पर हो जाएगा ये प्रतिशत में। तो आपका 62.5% डिस्काउंट आया। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हो कि 62.5 दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और अगला क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करिए। तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। 11 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/2 प्लस 13 सही 1/2 प्लस 14 सही 1/2, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 11 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/2 प्लस 13 सही 1/2 और प्लस 14 सही 1/2। तो ऐसे में ये जो सही वाला पार्ट है इसको अलग जोड़ते हैं, और ये जो बटा वाला पार्ट है इसको अलग जोड़ते हैं। तो जोड़िए इसको। देखिए यहाँ पर 11 और 12 कितना हो जाएगा? 23। 23 में 10 जोड़ेंगे तो 33, 33 और 3 36 हो जाएगा, और 36 और 4 40, 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50। यानी ये जो सही वाला पार्ट है ये 50 आ गया। अब 1/2 वाला पार्ट जोड़िए। तो अगर हर समान रहता है तो अंश को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अंश को जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 4, 4 का आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा।
यानी ये 50 आया, ये 2 आया, तो 50 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 52। यानी जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका 52। तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हो कि 52 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? विभाज्यता के नियम पर आधारित ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगा। पहला जो ऑप्शन है वो दिया है आपका 60 32, दूसरा है आपका 59 68, उसके बाद 58 98, 58 96 है, उसके बाद है आपका 60 44। अब देखिए कोई भी संख्या 8 से तभी कटती है जब उसका लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाता है। यानी इसके लास्ट का अगर 3 अंक 8 से कट जाएगा तो वो संख्या 8 से पूरी तरीके से कट जाएगी। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, यानी वो संख्या जो 8 से नहीं कटेगी उसी को हमको प्राप्त करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 जीरो हम जीरो, 8 जीरो हम जीरो, 8 चौक 32, यानी ये तो कट जाएगा। ऐसे 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 8 एक कम 8, ये भी कट जाएगा। 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, ये भी कट जाएगा। तो कौन सा नहीं कटेगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो दिया है आपका 60 44, वो आपका 8 से नहीं कटेगा और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका 7वां है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है लिखा है पंकज ने 2 बाइक खरीदी। पंकज कितनी बाइक खरीदता है? 2 बाइक। कह रहा है पहली बाइक 24,000 रुपये में और दूसरी बाइक को 20,000 रुपये में उसने खरीदा। उसने अपनी पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा। उसे कुल लाभ हुआ कि हानि हुआ? ठीक है, तो देखिए जो आपका ये पंकज है वो 2 बाइक खरीदता है। पहला बाइक मान लेते हैं, दूसरा बाइक, इसको खरीदा उसने 24,000 रुपया में और दूसरे वाले को खरीदा उसने 20,000 रुपया में। अब 24,000 पर उसे 20% का लाभ होता है। 24,000 पर कितने का लाभ होता है उसे? 20% का। ठीक है, यहाँ पर तो अगर 20% का होगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 24,000 गुणे 120 बटा के 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 12 चौक 48 और 12 दूना 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 28। ठीक है, यहाँ पर 28 लिख देंगे, एक जीरो यहाँ बचा, एक जीरो यहाँ, डबल जीरो, यानी वो 28,800 में पहली वाली बाइक को बेच देता है। 24,000 में खरीदा था, 28,800 में बेच दिया। दूसरी वाली को 30% के घाटे पर बेचता है। तो जब 30% के घाटे पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, डबल जीरो काट देंगे, 7 दूना 14, मतलब ये 14,000 में। कितने में बेच दिया इसको? 14,000 में। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे तो 14,000। अब समझिए, पहली बाइक को जिसने उसको 24,000 में खरीदा था बेच दिया 28,800 में। दूसरे को खरीदा था 20,000 में, लेकिन बेच रहा है आपका कितना? 14,000 में। तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0 0 8 8 4 12 और 2 1 3 1 4, यानी कुल हो जाएगा आपका 42,800। अब 42,800 इसका विक्रय मूल्य है दोनों बाइक का। अब क्रय मूल्य दोनों बाइक का कितना था? 24,000 प्लस 20,000, 44,000 का जो आपका क्रय मूल्य था वो कितना था? 44,000 रुपया। यानी खरीदा था 44,000 में, कुल बेच रहा है 42,800 में। तो कितने का उसको घाटा लगा? तो घटा लीजिए, 44,000 में से 42,800 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 1,200। कितना मिल जाएगा? 1,200 आपको मिल जाएगा, जो कि उसको घाटा लगा है। तो घाटा यानी हानि, तो हानि में कौन दिया है? ऑप्शन नंबर बी, हानि 1,200 रुपया लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन को, और यहाँ पर भी हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है, हानि प्रतिशत कितना है? यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो है 7:11। ठीक है, तो बताना है कि हानि कितने का हो रहा है। तो आप जानते हो कि जब विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो हानि होता है। अब समझिए ऐसे कि कोई वस्तु 11 रुपए में खरीदी गई लेकिन बेची जा रही है 7 रुपया में, तो कितने का घाटा हुआ? तो आप कहोगे इसके बीच का अंतर है 4, यानी 4 रुपया का घाटा हुआ। अब कितने पर घाटा हुआ? 11 रुपए पर। तो इसका हम लोग क्या निकाल देंगे? प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 4/11 गुणे 100 और प्रतिशत। तो कुल मिला जुलाकर हो जाएगा आपका 400/11 और प्रतिशत। तो 11 एकम 11×3=33, 11 एकम 11 नहीं, 11×3=33, बचेगा 7, 7 जीरो हो गया आपका 70। तो आप जानते हो कि 70, 11×6=66 हो जाएगा। फिर 11×3=33, 11×6=66, मतलब ये 36.36 आ रहा है आपका। और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यानी 36.36% आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आप। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 36.36, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है, आप पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि 120 लीटर कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। एक मिश्रण है इसमें पानी और दूध का अनुपात कितना है? 5:7 है। उसमें कह रहा है कि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? तो आप समझिए कि 120 लीटर का मिश्रण है, उसमें पानी की मात्रा देखी जाए तो कितना है? आप कहोगे पानी को हम W से लिख देते हैं, वाटर। तो 120 का, अब यहाँ पर हो जाएगा 5:7 है, तो 5 बटे, अब कर देंगे आपका 5 और 7 को जोड़कर इसके बटे में, तो हो जाएगा 12। तो 12 में 120, कुल मिला जुलाकर 50 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है आपका? 50 लीटर पानी है। अगर 50 लीटर पानी है तो दूध कितना है, यानी मिल्क कितना है? तो आप कहोगे कि 120 में से 50 को घटा लीजिए, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी 70 लीटर आपका क्या है? दूध है। ठीक है, अब कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण को 1:1 करना है। कितना करना है आपका? 1:1। इसका मतलब ये है कि जितना दूध है उतना ही पानी है। तो पूछ आपसे क्या रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। आप समझिए कि अगर दूध की मात्रा 70 लीटर है और पानी की मात्रा है 50 लीटर, तो हमको पानी कितना मिलाना चाहिए ताकि वो 70 लीटर हो जाए? क्योंकि देखिए 70 लीटर दूध करना है अब और 70 लीटर पानी करना है, तभी तो अनुपात 1:1 आएगा, यानी 50-50 करना है। तो आप अपने से कहोगे कि देखिए सर 70 लीटर दूध है तो 50 लीटर पानी है, तो इसमें 20 लीटर और पानी मिला दीजिए। 20 लीटर पानी मिला देंगे तो 70 लीटर दूध के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप सी में देखिए 20 लीटर लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। यानी ऑप्शन नंबर सी, 20 लीटर पानी हमको क्या करना पड़ेगा? उस मिश्रण में मिलाना पड़ेगा, तब जाके मिश्रण का अनुपात 50-50 होगा, मतलब 1:1 होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको आप देखिए और समझिए, फिर हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव जो है वो शंभू से
यानी जी से मान लेते हैं गौरव है और यस यच से मान लेते हैं शंभू है। कह रहा है कि गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब ऐसे समझिए कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, बट आप जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आज के बाद आपको ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगने वाला है, मतलब इस मेथड को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे, कार्यकुशलता वाला। अब देखिए कैसे लिखा है, गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। मतलब जो गौरव है शंभू से तेज है। तेज का मतलब ये है कि शंभू काम करने में धीमा है और गौरव काम करने में ज्यादा तेज है। यानी शंभू जो है, गौरव अगर एक दिन में कोई काम करता है तो उसी को जो शंभू है वो 4 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है? 4 दिन। क्योंकि जो गौरव है वो शंभू से कितना कार्यकुशल है, 4 गुना अधिक तेजी से कौन काम करता है? गौरव काम करता है। और जो शंभू है वो आपका धीमा काम करता है। तो गौरव अगर कोई काम एक दिन में समाप्त करता है तो शंभू उसी काम को 4 दिन में समाप्त करता है। अब समझिए, अगर इनके बीच का अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है? आप कहोगे 3 का। ठीक है, तो आप सवाल में पढ़िए, लिखा है गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। यानी जो विजुअल है, यानी जो हम माने हैं उसमें तो 3 दिन आ रहा है, लेकिन हकीकत में ये 3 दिन किसके बराबर हो जा रहा है? 67.5 के बराबर। ठीक है, यानी अगर 3 की वैल्यू 67.5 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा? तो आप कहोगे इसका भाग कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। यानी 1 की वैल्यू है 22.5। यानी जो गौरव है वो एक काम को 22.5 दिन में कर पाता है। तो उसी काम को शंभू कितने दिन में कर देगा? तो 4 दिन में करता है। तो 1 की वैल्यू हमको पता चल गई, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 दू 10, 4 दूनी 8 1 9। मतलब कि जो शंभू है उसी काम को करता है 90 दिनों में और गौरव उसी काम को करता है 22.5 दिनों में। अब दोनों अगर काम को मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है? इसको जोड़ लीजिए। यहाँ हो जाएगा 1/22.5 प्लस 1/90। तो अगर हम इसको क्या करें, ऊपर 10 बढ़ा दें ऐसे, तो नीचे हो जाएगा आपका 225। 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, और फिर अगर हम देखें यहाँ पर 5 चौक 20, 5 पचे 25, तो बचा 45 और 90। 45 और 90 का जो लसा होता है वह 90 होता है। तो आप समझिए कि 45 दूना 90 और 2 दूना हो जाएगा यहाँ पर 4, प्लस 90 1 कम 90, यानी 4 और 1 कितना हो गया आपका? 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5/90। अब इसी को उलट देते हैं। उलटने का मतलब ये है कि 5 से 90 को काट देते हैं तो आएगा 1/18, और उलट देंगे इस तरीके से तो दिन आ जाएगा। दिन कितना हो जाएगा? ये अभी भाग है तो ये हो जाएगा 18 दिन। कितना दिन हो जाएगा? 18 दिन हो जाएगा। यानी अगर गौरव और शंभू दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में कर पाएंगे? 18 दिनों में। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और हमने इसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपका 17,600 यहाँ पर दिया हुआ है। 17,600 रुपए को राजा राम और मोहन के बीच 6:7:9 के अनुपात में बांटा जाता है। इसमें मोहन का हिस्सा कितना है? तो देखिए, हमारे पास था 17,600 रुपया। इसमें कौन कौन है? इसमें है राजा, उसके बाद है राम, उसके बाद है मोहन। ठीक है, इसमें अनुपात जो डिसाइड हुआ है वो डिसाइड हुआ है आपका 6:7:9। तो बताना है कि मोहन का हिस्सा कितना है।
तो मोहन का हिस्सा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 17,600 का, अब मोहन का हिस्सा है 9, तो 9 बटा, अब इन तीनों को जोड़कर इसके बटे में लिख देंगे तो हो जाएगा 7 6 13, 13 और 9 कितना हो जाता है, तो आप कहोगे 13 9 हो जाता है 22। ठीक है, अब आप जानते हो 22 अट्ठे 176 होता है, मतलब ये हो गया 800, 8 9 72, कुल मिला जुलाकर कितना मिला उसको, 7200 रुपया मिला। इसको, मोहन को। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 7200, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तब तक आप 12वां क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है, आयत का बिगड़ा हुआ रूप समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, आयत का बिगड़ा हुआ रूप बोला जाता है समांतर चतुर्भुज को, और वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप बोला जाता है समचतुर्भुज को। समचतुर्भुज वर्ग ही होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, मान लेते हैं ये समचतुर्भुज है ए बी सी डी, हालांकि आपको दिख रहा होगा ये समांतर चतुर्भुज जैसा, क्योंकि इसमें हम लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं किए हैं। ठीक है, देखने से ही पता चल जा रहा है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल, मान लेते हैं ये समचतुर्भुज है, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये आपका फार्मूला होता है। अब समझिए, फार्मूला में लिखा है विकर्णों का गुणनफल, और हमारे सवाल में भी विकर्ण दिया हुआ है। कौन कौन सा, पहला दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर यानी 1/2 गुणे 10, और दूसरा दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर, तो गुणे 30 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 दहा में हो जाएगा 150, मतलब 150। तो 150 कौन से ऑप्शन में दिया है, पहले ही ऑप्शन में दिया है 150 वर्ग सेंटीमीटर, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन भागु योग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और एकदम मुंह जुबानी लग जाएगा। देखिए क्या कहा है, लिखा है आपका 14 - 3 गुणे 5 + 2/4। तो सबसे पहले हमको कोष्टक के अंदर का सॉल्व करना होता है। तो कोष्टक के अंदर है 5 और 2 जो कि जुड़ रहा है, तो 5 2 हो गया 7। अब 7 का पहले गुणा कराएं कि पहले भाग कराएं, तो आप कहोगे पहले होता है भाग फिर होता है गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 - 3 गुणे यहाँ पर 7/4, पहले भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, 14 चौका 56, यानी 14 चौका हो जाएगा 56, माइनस 7 त्रिक हो गया 21, बटा में हो जाएगा 4। तो आप 56 में से 21 को घटाएंगे, तो 56 में से अगर 21 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, बटे हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा आपका चरवाठे 32, कितना बच गया, 3 बच गया, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। आपका आ गया 8.75। तो 8.75 कौन से विकल्प में दिया है, तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 8.75, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको हम लोग कर देंगे इरेज। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है तीन संख्याओं यक्स वाई और जेड का औसत 54 है। यक्स वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है। वाई वाई और जेड के औसत से 12 अधिक है। यक्स और जेड के बीच का अंतर कितना है, तो समझिए तीन लोग हैं हमारे पास, यक्स
प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 करते हैं तो इसका जो एवरेज आता है वो आता है 54। फिर ये गुणा करा देंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 1 = 16, मतलब हो जाएगा आपका 162। फिर क्या कहा है, फिर कहा है यक्स यक्स वाई और जेड के औसत से यानी वाई प्लस जेड बटा 2 के औसत से 10 अधिक है। इसको इतने पर छोड़ते हैं। उसके बाद कह रहा है जो वाई है वो वाई और जेड के औसत से 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है यक्स माइनस जेड, यानी यक्स और जेड के बीच का अंतर कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, इन दोनों को मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान ले और इसको मान ले 2। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस वाई, यानी लेफ्ट वाले को हम जोड़ दिए, हो गया आपका यक्स प्लस वाई। और यहाँ पर अगर आप देखो तो वाई प्लस जेड बटा 2, वाई प्लस जेड बटा 2, यानी ये आधा है। अगर इसको जोड़ देंगे तब पूरा हो जाएगा। पूरा का मतलब हो जाएगा वाई प्लस जेड, और यहाँ पर 10 और 12 हो जाएगा आपका 22। अब समझिए y से y यहाँ पर खत्म हो गया तो बचा इधर x, इधर बचा z, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा x माइनस जेड बराबर कितना? 22। तो x माइनस जेड मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का हो गया? तो आप कहोगे 22। तो ऑप्शन नंबर आप पहले में ही देख पा रहे हो कि 22 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन लगा देते हैं ताकि आप देखते रहिए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है यदि P Q से 15% कम है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पूछ रहा है, देखिए Q है और P है, तो जो P है वो Q से 15% कम है, यानी Q से 15% कौन कम है? P वाला। तो Q कितना ज्यादा होगा वही हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है कि जो आपका कम है उसको ऊपर लिख दिया जाता है, फिर 100 में से उसी कम वाले को घटा दिया जाता है, गुणित लगा दिया जाता है 100, और यहाँ पर प्रतिशत जो आएगा वही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर। तो यहाँ पर अगर हम घटाएंगे 100 में से 15 तो 85 बचेगा। कितना हो जाएगा? 85 गुणे 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो आप काटेंगे 5 से तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 कर देते हैं, और 5 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा। 3 का 100 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 बटा 17%। तो आप जानते हो कि 17 एक कम 17 होता है, यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पर हो जाएगा आपका 13। 13 में जीरो जोड़ देंगे, मतलब जीरो लिख देंगे बगल में, तो हो जाएगा 130। आप जानते हो कि 17 अट्ठे 136 होता है, और आपका 17 सत्ते 119 होता है। लगभग 17 से शुरुआत होगी इसकी। तो आप ऑप्शन नंबर डी में देखो, 17.64% दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही उत्तर है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन 17 से शुरू नहीं हो रहा है, केवल डी शुरू हो रहा है, इसका मतलब यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। और अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कि अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम का समय लगता है। उसके बाद अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर कितने दिनों में मशीन बना सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसका मुंह जबानी उत्तर दे सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर है अविनाश, उसके बाद यहाँ पर है विपिन। ठीक है, अगर अविनाश किसी काम को एक दिन में करता है, क्योंकि ये 11 गुना तेज है विपिन से, तो विपिन जो है
वो 11 दिन लेगा। कितना दिन लेगा? 11 दिन लेगा। अब इनके बीच में आपका विजुअलाइजेशन यानी कि हम जो माने हैं उसके अनुसार कितने दिन का अंतर देखा जाएगा? 10 दिन का। कितने दिन का अंतर देखा जाएगा? 10। ठीक है, या केवल 10 लिख देते हैं। अब ये हकीकत में कितने दिन के बराबर है? तो आप कहोगे कि बिपिन से 100 दिन कम लेता है, मतलब ये हकीकत में 100 के बराबर है। ठीक है, यानी 10 बराबर है 100 के, तो एक बराबर हो जाएगा 10 के, और 11 किसके बराबर हो जाएगा? 110 के, क्योंकि 11 दहा में 110 होता है। इसका मतलब ये है कि अविनाश अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो विपिन उसी काम को 110 दिन में करेगा। और यहाँ पर बात हो रही है मशीन बनाने की, तो मशीन अविनाश जो है अगर वो 10 दिन में बनाता है तो विपिन उसी मशीन को कितने दिन में बना पाएगा? 110 दिन में। तो पूछ रहा था कि अगर दोनों अलग अलग काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप डी में देखो, 10 और 110 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही उत्तर है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, 17वां क्वेश्चन लिखा है, आपका चुनाव से संबंधित है। लिखा है, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोटों का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह जाता है। कुल कितने वोट पड़े हैं? देखिए, दो कैंडिडेट हैं हमारे पास, एक जो जीत गया, दूसरा जो हार गया। जो हार गया उसको 30% वोट मिले, तो आप कहोगे कि जीतने वाले को कितना मिला? तो जीतने वाले को अगर 100% वोट था तो 70% मिला। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है कितने वोटों का है? तो कहोगे 16,000 वोटों का है, क्योंकि वो 16,000 वोट से, रुपया नहीं वोट, 16,000 वोट से दूसरा वाला कैंडिडेट क्या हुआ है? हारा है। इसका मतलब ये है जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसको 16,000 वोट ज्यादा मिले हैं, तभी तो जीता है। यानी 70 में से अगर 30 को घटा दे तो वो हो जाएगा 40%। अगर हम कुल वोटों की संख्या यन माने तो यन का 40% जो है वो 16,000 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, मतलब 400 आ जाएगा। बटे नीचे बचा हुआ है अभी 100, बराबर कर देंगे 400 के। तो 400 में अगर हम 100 का गुणा करवा दें तो आप जानते हो 40,000 बन जाएगा। तो यन बराबर कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक है, यानी जो कुल वोट डाले गए थे वो डाले गए थे 40,000, जिसमें से 16,000 वोट 16,000 वोटों के अंतर से पहला वाला जो कैंडिडेट है वो जीत गया, और दूसरा वाला कैंडिडेट 30% वोट प्राप्त किया और हार गया। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच करता है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पर, पहला ही दिया हुआ है 40,000, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग 18वां क्वेश्चन लगा दिए हैं, आप देखिए इसको, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है आपका, यदि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है। क्या है औसत आपका? 29। तो डी और ई का औसत क्या हुआ है? तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, 24 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23, उसके बाद डी, उसके बाद ई। तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो बटा कर देते हैं 6। तो इसका जो औसत है वो हो जाता है 29। अगर हम औसत निकालें तो औसत कितना हो जाता है? 29, क्योंकि आप जानते हो कि औसत बराबर होता है योग बटा के संख्या। तो योग यानी जोड़ दिए, बटा संख्या, 6 लोग थे तो 6 कर दिए, बराबर कितने के? 29 के। अब तिर्यक गुणा करा लेते हैं, 6 का 29 में गुणा करा लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो पहले समझिए,
20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80। 80 हो गया इधर, और 7 3 10, 10 और 80 कितना हो जाएगा आपका 90। 90 हो गया, 90 और 8 98, 98 और 4 98 और 2 100, 100 और 2 102। यानी इसको जोड़ेंगे कुल संख्या तो 102 हो जाएगा। और इधर हो गया आपका डी और इधर हो गया आपका ई। फिर यह गुणा करा देते हैं तो 6 नवाई हो जाएगा 54, और 6 दूना 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा आपका 17। अब 102 को 174 में से घटा दीजिए तो हो जाएगा डी प्लस ई बराबर। अब देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ हो गया 7। ठीक है, और कुल मिला जुला के जो योग आया आपका डी और ई का वो कितना आ गया आपका 72। इसका औसत पूछ रहा था तो दो संख्या है तो बटे में 2 कर देंगे, यानी इसके भी बटे 2 कर देंगे, काट देंगे तो आप जानते हो 36 दूना 72 होता है, यानी जो इसका औसत आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 36। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 36 और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आप क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है लिखा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 रुपये और 1 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो ऐसे में सबसे पहले पता किया जाता है मूलधन कितना है। जैसे ही मूलधन पता होता है तुरंत हम लोग दर आपका निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्याज पता करेंगे, तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो जो समय आपका दिया हुआ है 2.5 वर्ष, उसके अकॉर्डिंग जो मिश्र धन है वो है 1060 में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ये मान लेते हैं ब्याज 1 है और ब्याज 2 निकालें, यानी दूसरा वाला ब्याज जो कि 1 वर्ष के लिए है। तो 1 वर्ष के लिए क्या है आपका, तो आप जानते हो कि मिश्र धन है 1000 रुपया, मूलधन घटा देंगे तो 1 वर्ष का निकल जाएगा ब्याज। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो आप जानते हो कि ब्याज बराबर फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100, ये फार्मूला होता है। अब आप 2.5 वर्ष के लिए अगर ब्याज को देखो तो यहाँ पर ब्याज बराबर रखोगे 1060 माइनस पी बराबर मूलधन की जगह मूलधन, दर हमसे पूछ ही रहा था, समय दिया था 2.5 बटा कर देंगे 100, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे आपका जो दूसरा वाला ब्याज है 1 साल के लिए, मतलब 1000 माइनस पी 1 साल का ब्याज, यहाँ पे मूलधन वही है, दर हमें नहीं पता, समय 1 साल है, बटा क्या कर देंगे 100 और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में भाग कर देते हैं, तो इस साइड भाग होगा तो डबल यहाँ पे इस साइड पहले भाग करते हैं, तो आपका 100 से 100 खत्म हो गया, पी से पी खत्म हो गया, आर से आर खत्म हो गया, क्या बचा आपके पास? तो आप कहोगे हमारे पास बचा हुआ है आपका 1060 माइनस पी बटा 1000 माइनस पी बराबर क्या बचा हुआ है? इधर बचा हुआ है 2.5 और इधर बचा हुआ है 1, तो 2.5 बटा 1 कर देते हैं। अब क्या करना है आपको? इसका गुणा करवाना है तिर्यक, तो तिर्यक 1 का गुणा अगर हम 1060 में करवाएंगे तो 1060 माइनस पी ही मिलेगा, और अगर हम 1000 का 2.5 में गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2500, और माइनस कितना हो जाएगा 2.5 पी। अगर हम घटाएंगे 2500 में से आपका कितना 1060, तो 2500 में से 1060 को घटाना है तो बचेगा आपका 0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 1440। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 1440। अब 1440 बराबर कितना आ जाएगा, तो इधर आप 2.5 पी में से पी को घटाएंगे तो बचेगा 1 दशमलव यहाँ पर
5p। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक जीरो अगर इस तरफ बढ़ा दें तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। तो आप जानते हो कि 15 नवैया होता है 135। ठीक है, अब 15 नवैया 135, 14 में से 5 गया 9, 15 छक्का 90। कुल मिला जुलाकर जो आपका मूलधन आया वो आया 960 रुपया। तो अब डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे दर का। तो दर बराबर क्या होता है, यानी दर आर से दर्शाते हैं, दर बराबर होता है ब्याज। ब्याज कितना है, तो आप 1060 में से 960 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको। यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा एक, यानी 100 रुपया गुड़े 100 बटा मूलधन कितना है 960 गुड़े दर कितना है, मतलब समय कितना है। तो समय आप कहोगे कि समय है 2.5 वर्ष का, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5। अगर हम एक जीरो ऊपर बढ़ा दें तो ये आपका दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर काटिए इसको, 25 चौका 100 हो जाएगा आपका 40। 40 का अगर हम 1000 में गुणा करा दें या 4 से इसको भी काट दें, 4 एक का 4 दूना 8 और 4 चौक 16, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे काट देते हैं। तो कुल मिला जुलाकर आया आपका 100 बटा के 24। यहाँ पर देखिए 100 है बटा 24, 4 से इसको काट देंगे तो 4 25 हम 100 और 4 छः 24। 6 का अगर हम 25 में भाग करवा दें तो आप जानते हो कि 6 चौक 24 होता है, कितना होता है 24। उसके बाद एक बचेगा तो 6 आपका 6 एक कम 6 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका, तो आप कहोगे 4 बचेगा। ठीक है, तो 6 छक्का 36, यानी लगभग 4.1 आपका क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप सी में देखो तो 4.17 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी 4.17 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी जो ब्याज की दर है वो है 4.17। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्यों लंबा हो गया, क्योंकि पहले हमने निकाला है आपका मूलधन, उसके बाद निकाला है दर। डायरेक्ट दर निकालेंगे तो इसका कोई जेन्युइन फार्मूला नहीं है। हालांकि हम लोग इसी को छोटा कर देंगे, मतलब 2-3 स्टेप आपको नहीं बताएंगे और कह देंगे कि ये ट्रिक है और आप मान भी जाओगे। लेकिन ये वाला जो पार्ट हम बताए हैं, इससे अगर आप समझ पाओगे पूरा का पूरा तो इस तरीके के सवाल को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं होता, बस स्टेप कम कर दिया जाता है, वही ट्रिक बन जाता है। हालांकि स्टेप कम करना आपका एग्जाम में सही होता है, जब आप सीख रहे होते हो तब स्टेप कम करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम पूरा का पूरा बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग कर लिए इरेज। इसको हम लोग इरेज कर लिए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। देखिए, आखिरी जो हमारा प्रश्न है यानी 20वां वाला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित दूरी, यहाँ पर एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से क्या किया जाता है, तय किया जाता है। इसी दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है, तो दोनों चालों का अनुपात बताइए। तो समझिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, यस बराबर डी बटा के टी। ये आपका पहले निश्चित था, मतलब निश्चित चाल निश्चित दूरी है। अब कह रहा है इसी दूरी की दोगुनी दूरी, यानी डी का दोगुना कितना हो जाएगा 2d, 6 गुना समय में तय किया जाता है। इसको अगर हम यस वन मान ले, 6 गुना समय मतलब क्या होता है, पहले समय टी था, अब समय हो गया 6t। तो कुल मिला जुलाकर ये आया आपका जो चाल दूसरा वाला है वो आया 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, यानी डी बटा के 3t। अब इनकी चालों में अनुपात बताना है, तो अनुपात मतलब यस वन बटा यस टू। तो यस वन का मान है डी बटा के टी और यस टू का मान है डी बटा के 3t। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको उलट देना है। जब आप उलट दोगे आप, तो डी बटा के टी गुड़े यहाँ पर 3t बटा डी हो जाएगा। तो डी से डी खत्म,
टी से टी खत्म, तो क्या बचा 3/1। यानी जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:1। बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात। और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, 3:1 दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जो 20 क्वेश्चन हम करवाए हैं समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैथ के क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक दूसरा भी चैनल है अर्जुन मैथ्स के नाम से, आप वहाँ पर भी जाकर हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो आती रहती हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।